गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स की कॉल्स आ रही हैं और क्वेरीज आ रही हैं, और जितना मेरे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जब से ये स्कीम है तब से ही मैं इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। और खाली एसोसिएटेड नहीं, 24/7 बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जितनी मेरे पास अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों का कोई डाउट उसमें ना रहे। तो मैं सबसे पहले आपको ये मुबारक देना चाहता हूँ कि फॉर द सेशन 23-24 जो है वो आज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 12 बजे से शुरू हो रहा है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए पहले ही बताया कि जिन बच्चों की फैमिली एनुअल इनकम टोटल जो है वो 8 लाख या 8 लाख से कम हो, जिन बच्चों ने 12th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो ऐसे स्कूल से किया हो, पढ़े हों जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही सिचुएटेड है, वो चाहे जेके बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, और फिर बच्चा जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए रेडी हो, और नंबर 4 उसका डोमिसाइल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हो। ये चीज़ें मिनिमम हैं जो बच्चा इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। और ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ही स्कीम है बच्चों को, जिसमें वो स्कॉलरशिप भी मिलता है और एडमिशन का प्रोसेस भी होता है। कई जगह पर बच्चे एडमिशन ऑन देयर ओन भी लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब दूसरे नंबर पर यह है कि बच्चों ने ये सवाल पूछा है, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि 23-24 के लिए अगर एडमिशन हो रही है तो इसके पिछले 2 साल जो हैं, प्रोसीडिंग 2 सेशन जो हैं, यानी कि जिसने 21 में एडमिशन ली थी, 22 में 12th पास किया है, या 22 में एडमिशन ली है और 23 में पास कर लिया है, जैसे सीबीएसई का रिज़ल्ट निकल गया है, या फिर उसने एग्ज़ाम दे रखा है, अभी रिज़ल्ट नहीं निकला, ये कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जैसे है, तो अभी वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो ये कई बार बच्चों को कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि पास किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि AICTE 12th का रिज़ल्ट जो है वो डायरेक्ट जो है जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई से ले लेती है। तो ये एक आपको बात क्लियर रहनी चाहिए। दूसरा प्रश्न बच्चों ने पूछा है कि क्या मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, कोई इतनी परसेंटेज हो तभी अप्लाई कर सकता है? नहीं, 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये बात अलग है कि क्योंकि 5000 सीट्स होती हैं और 24-25,000 तक रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कंपटीशन तो रहता है। जैसे जनरल कोर्सेज़ के लिए 2070 सीट्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए 2830 सीट्स हैं और मेडिकल के लिए 100 हैं। तो वो फिर उसमें तो कंपटीशन रहता है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो आपका मेरिट के हिसाब से होगी, और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसके हिसाब से होगी। हाँ, जब आपको कोई कॉलेज सेलेक्ट करना होगा तो 3 बातें जो है वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी परसेंटेज क्या है, आप कौन सा कॉलेज चुन रहे हैं, और फिर चॉइसेस कितनी भर रहे हैं, और कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना, इसके बारे में भी हम आपको अलग से बताएंगे। तो ये एक बच्चों के लिए। एक कुछ बच्चों ने ये पूछ रखा है, उनको भी ये बता दें कि ये 10+2 वाले बच्चों के लिए शुरू हो रहा है आज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक्स का जिन बच्चों ने पास कर रखे होते हैं, उन बच्चों का सेपरेट प्रोसेस शुरू होगा, जिसको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसको एडमिशन अंडर लेटरल एंट्री कहते हैं। वो सीधा ही सेकंड ईयर में उनकी एडमिशन होती है, जिन्होंने डिप्लोमा पास करके रखा है। लेकिन उनका जो है, ये मैं बता दूंगी, सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ही है। तो ये भी एक क्लियर बच्चों को थोड़ा सा लग रहा था पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। एक बच्चों ने बोला है कि जो पिछले बच्चे हैं कि जिन्हें रजिस्टर करवाया पिछले साल और फिर उसका नहीं हुआ, तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिस बच्चे ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराई थी और उसने 12th जो है 22 में पास की हुई है, ठीक है, और उसका नहीं आया, ठीक है, उसका मेरिट में नहीं आया, वो भी बच्चा चाहे तो अप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर किसी ने एडमिशन ले ली है और वहाँ पे उसने ज्वाइन किया है, वहाँ उसने एकेडमिक फ़ीस भी उसकी आ गई, उसने मेंटेनेंस फ़ीस भी ले ली, और फिर बीच में उसने अपने ही छोड़ लिया बगैर प्रोसेस कंप्लीट किए, और फिर अगर वो करेगा तो वहाँ आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिसका प्रोसेस होना मुश्किल होगा। ये बातें मैं आपको पहले बता रहा हूँ।
फिर आपको कई जगह पर बहुत सारी मैंने पहले बोल के रखा है बच्चों को, और फिर भी बच्चे ने पूछा है कि सर इनकम सर्टिफिकेट जो है ये कब का होना चाहिए। बेटे जो 22 को आज शुरू हो रहा है एडमिशन, इसके पीछे 6 मंथ, जो इसके प्रोसीडिंग 6 मंथ उसके बीच में अगर बना है तो वो वैलिड मानते हैं, जो पास्ट प्रैक्टिस में चल रहा है। तो आप बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर 22 के बजाय मेरा सर्टिफिकेट 25 को मिले, तो बच्चे जो शेड्यूल है रजिस्ट्रेशन का, जो अभी बता देंगे आपको, उसके बीच में अगर मिल जाता है तो आप कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अंडर प्रोसेस कोई सर्टिफिकेट नहीं एंटरटेन होगा। जो भी सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, तभी वो जो है एक्सेप्ट होगा। जैसे आपको बताया है, एक बच्चे ने फिर पूछा है और कोई एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो पूछ रहे थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यानी कि जो आपके एरिया का रिस्पेक्टिव तहसीलदार है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, वो कॉम्पिटेंट होता है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट ने अथॉरिटी डेजिग्नेट की हो इसके लिए, तो वो इशू करता है। इसलिए जो आपके जो सर्टिफिकेट डोमिसाइल है, इनकम है, सर्टिफिकेट है, जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो यहीं से इशू होगा। हाँ, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनके अपने प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। आपका जो अपना इनकम सर्टिफिकेट डिपार्टमेंटल है वो उनको बताएं, वो आगे उसके बेसिस पर इशू करें, वो उधर का प्रोसेस है, वो आप बात कर सकते हैं। और इस तरीके से वो इनकम सर्टिफिकेट जो है ये बच्चों ने पूछा हुआ है। हाँ, कुछ बच्चे जो हैं पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कहीं करेक्शन हो तो प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार आपको पहले बोल के रखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ना कि बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ा हूँ, और कई बार बच्चे बोलते हैं कि आप सर डिटेल में समझा देते हैं तो अच्छी बात है। पेरेंट्स कहते हैं कि आप बता देते हो। होता क्या है कि बच्चे का नाम, बच्चे का फादर का नाम, मदर का, उसका 10th का सर्टिफिकेट, या उसका डोमिसाइल जो बना है, कोई भी सर्टिफिकेट, अगर कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है या मिस मैच है तो क्या होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अगर वो आपकी मार्क सर्टिफिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ एंड डॉक्यूमेंट्स से जो हैं, जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या सीबीएसई ने इशू किए हैं, तो वहाँ से करेक्ट करा लो। और अगर आपका डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, तो आप रिस्पेक्टिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ से इशू हुआ है, जहाँ से इशू होता है वहीं से करेक्शन होती है, तो वहाँ से आप करवा लो, जो भी उनका प्रोसेस है फॉलो करके। आधार का है तो एक्टिव नहीं है तो वो आधार केंद्र में जाके करा लो। तो मेरा कहना, अगर बैंक अकाउंट में आपकी कोई दिक्कत है तो वो आप अपने ही बैंक में जाके करा लो कि वो आधार सीडेड है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी बातें जो हैं ये आपको करके रखनी चाहिए, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर भी आपको वहाँ प्रॉब्लम आ जाती, एरर आ जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों ने पूछा है कि सर थोड़ा सा हमें शेड्यूल के बारे में बता देना। तो मेरे बच्चे 22 से अभी शुरू हो रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, उसका सेपरेट नोटिफिकेशन निकलेगी, वो परेशान मत हो जाएं। बोले बच्चों ने इसके लिए मुझे सवाल पूछे हैं, और उसके जैसे ही नोटिफाई होगा आपको सबसे पहले आपको बताएंगे हम। और उसके 22 मई से ये लेके आपका 20 जून तक अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद फिर आपका 24 मई से लेके 23 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जो हैं, जितने भी नोटिफाइड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं जो AICTE की वेबसाइट पे भी हैं, वो आपको नोटिफाई किए गए हैं कॉलेज, और वो कॉलेज जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं, इनकम का लगाएंगे, डोमिसाइल का लगाएंगे, कैटेगरी का लगाएंगे, 10th की मार्क सर्टिफिकेट लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, आधार का करेंगे। तो ये फिर आपको वही जो हैं कर सकते हैं, और वहाँ पे जाकर आपको अपना जो भी आपका नियरेस्ट डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहाँ जाके आपको वेरीफाई कराना है। तो ये आपको डेट का बता दिया है। तो आज अगर शुरू होगी तो कल का दिन, परसों ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और एक बात बच्चों ने कुछ पूछी है, मैं उनको ये क्लियर कर दूं, आराम से कराएं, कोई ज़्यादा टेंशन मत लें। और ये जो है किसी बच्चे ने जो पहले करा गया तो वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली बाद में जब सारा हो जाएगा तो मेरिट की लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से होगा, एलिजिबिलिटी के हिसाब से होगा। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि जो कल करा गया तो वो पक्का हो गया, ऐसा कुछ मसला नहीं है। आराम से कराएं, अलबत्ता ज़्यादा डिले मत करें, कोई पता नहीं होता बाद में कोई सर्टिफिकेट में या कोई ऐसा इशू हो, तो अपना जल्दी से जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करा लेना चाहिए। फिर उसके बाद बेटे सबसे इम्पॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है, जब आपके जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं
वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से आपको एक प्रॉपर एक स्लिप भी मिलती है कि वेरिफिकेशन हो गई आपकी, और वो कॉलेज वालों ने अगर उसको अपलोड कर दिया है AICTE की साइट, उनको भी लिंक मिला होता है क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। तो वो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं, वहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी, उसको ध्यान से पढ़ लेना, अंडरटेकिंग को ध्यान से पढ़ लेना और फिर उसमें साइन करके आपको देनी है, वो भी आप अच्छी तरह देख लेना। और उसके साथ साथ मैं आपको ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की गई है। तो आप अच्छी तरह से उसको भी ध्यान से पढ़ लेना। आपको PM-TRIPL-S के में जाएंगे, अगर AICTE की वेबसाइट पे जाके PM-TRIPL-S में देखेंगे, वहाँ मेथडोलॉजी भी दी होती है, सारा दिया होता है ऑल अबाउट PM-TRIPL-S, तो आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ताकि इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ताकि कोई बच्चा किसी छोटी सी गलती के कारण ना रह जाए। तो ये उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है 16 जून से लेकर 9 जुलाई तक, 9 जुलाई तक चलेगा, फ्रॉम 16 जून टू 9 जुलाई। उसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, इसके बारे में भी सेपरेटली आपको बताएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई करेक्शन है तो अगर आप वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 26 जून से लेकर 29 जून तक आपको दिन मिलेंगे, लेकिन ये होगा वहीं पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पे होगा। फिर ऐसे ही अलॉटमेंट ऑफ रिज़ल्ट जो है, अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट हो जाता है, 3 जुलाई को हो जाएगा। कॉलेज फाइनली अलॉट हो जाएंगे 12 जुलाई से। तो बच्चों का जो रिज़ल्ट है उनको अपने DVT में अपने उनको लॉगिन करके वो देख सकते हैं बच्चे। और आप ईमेल ID पासवर्ड तो भेजते हैं, अपना भरते हैं, और फिर आपको अपनी ID भी मिल जाती है जब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उन्हीं को आपने याद रखना है, अपनी कैंडिडेट ID हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी। जब भी कोई इसकी बात करनी है तो कैंडिडेट ID आपको याद होनी चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर अपना वही देना है जो आपके पास है। ये नहीं है कि कहाँ से करवाया था, उसने किया था, उसने अपना नंबर दे दिया। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कोई ईमेल ID पास जो है ID और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना भर जाता है, फिर मैसेज उसको आते रहते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता। कई बार बच्चों का इसमें भी साल जाया हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। और अपना पासवर्ड कभी किसी से मत शेयर करना। मैं ये कुछ ऐसी बातें जो आपको ये लिखी हुई नहीं में नज़र आएंगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो देखते हैं। एक बच्ची ने अपनी फ्रेंड से शेयर किया था, एक लड़का है, ये उधमपुर की बच्ची थी, ये एक लड़का था कठुआ का, उसने अपने फ्रेंड से पासवर्ड शेयर किया था। तो उसने लास्ट दिन जब अलॉटमेंट होनी थी तो वो अपने क्लोज फ्रेंड ने डिलीट मार दिया, कोई कॉलेज नज़र ही नहीं आया। तो नज़र ही नहीं आएगा तो अलॉटमेंट कहाँ होगी। और जहाँ फिर उसकी प्रेफरेंस चेंज कर दी, अच्छे कॉलेज निकाल दिए, उल्टे कॉलेज भर दिए, बाद में बच्चे के लिए परेशानी हो गई। तो ये बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। और प्लीज़ मैं आपको फिर प्यार से बता रहा हूँ, अपना पासवर्ड किसी से मत शेयर करें, और अगर हो गया है तो उसको चेंज कर लें। तो उसके बाद जैसे ये हो जाता है तो आपका फिर आपने कन्फर्मेशन सीट कर लेनी है। 12 से लेके 14 जुलाई तक आप कंफर्म कर देंगे, मतलब सीट को फ्रीज़ करना है। जब आपको कॉलेज फाइनल अलॉटमेंट हो गया, आपको फ्रीज़ भी करना है कि येस मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आप अगर सपोज़ करो आपको कहते हैं कि नहीं लॉट तो हो गया मगर मैं इसमें नहीं, तो मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आप फ्लोट में जा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट में वो वाला कॉलेज तो रहेगा नहीं, और कोई दूसरा मिले या ना मिले उसकी भी गारंटी नहीं। ये मत कहना कि जो पुराने वाला सर आप फिर वही दे दो, ऐसा नहीं होता। एक बार जब प्रोसेस में आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, पुराने वाला क्लोज़ हो जाता है। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो जो आपने छोड़ दिए या बच्चों ने फ्रीज़ ही नहीं किया, कुछ भी नहीं, हाँ जिस बच्चे ने ना फ्रीज़ किया ना फ्लोट किया, तो वो वैसे ही सिस्टम से बाहर हो गया। फिर बाद में कहे नहीं सर मुझे पता नहीं चला, ये है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये वो बातें कहीं लिखित पढ़त में नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भाई बच्चों, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को गुमराह कर देते हैं। कई बार ऐसे ऐसे गलत लोग भी गाइड कर देते हैं और बच्चा फिर बाद में परेशान हो जाता है। तो इसलिए आप अपना फ्रीज़ करें, या फिर फ्लोट में जाना है फ्लोट में जाएं। और फ्लोट के लिए मैंने बता दिया कि कल को कोई ऐसी बात होगी तो उसके लिए फिर मत कहना कि पुराने वाला दे दो, वो ऐसा नहीं होता है। और जैसे ही आप अपना फ्रीज़ कर देते हैं तो आपको नेचुरली अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, और जिस कॉलेज में आपने जाना है वहाँ से वेलकम लेटर आ जाता है, जिसमें कॉन्टैक्ट लिखा होता है। आप उनसे बातचीत करके आप कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब चॉइस फिलिंग करते हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। उनकी एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से देख लेना। जैसे कोई नर्सिंग के बच्चे गए हैं तो 5-6 महीने पढ़ने के बाद वहाँ से पता चला कि उनका जो है
एज 17 ईयर से कम थी, तो वापस आना पड़ा। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, परेशानी हो गई। किसी बच्चे ने एनएसपी में अप्लाई किया है, इधर भी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, दूसरा स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, तो एक समय में एक ही मिलता है। तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा वो भी फंस गया, वो भी साल खतरे में है। अगर किसी की एससी कैटेगरी थी, जहाँ किसी की एससी बीसी थी, तो एससी बीसी वाले ने भी एससी डाल दिया, वो भी परेशानी में पड़ गए। तो परेशानी क्या होती है, साल खतरे में पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार इन बातों को ध्यान से कह रहा हूँ, इनको देख के लिखना, हर जगह एलिजिबिलिटी देख के लिखना। अभी जैसे एडमिशन्स लेते हैं कई जगह पर CUT बेस्ड पर है, ठीक है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने तो और की यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किया है, वो पता करके रखना है। तो ये चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। हाँ, किसके लिए क्या क्या करना है वो भी एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि आप हमेशा नीट के बारे में बता दें। तो नीट बच्चे जो है वो, अगर आप IP यूनिवर्सिटी है, जहाँ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नर्सिंग के लिए भी रखा है, और लेकिन ये नहीं कि सबके लिए नहीं है ये, तो जिन्होंने नोटिफाई किया हुआ है तो वो उन्होंने उनके लिए है। और ये जो अगर BDS MBBS वगैरह में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो नीट करना ही करना है। और अगर आप NIT IIT में जाना चाहते हैं तो JEE मेंस JEE एडवांस करना पड़ता है। और आर्किटेक्चर के लिए आपको नाटा करना पड़ता है। लॉ अगर आप करना चाहते हैं BA LLB तो क्लैट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आजकल 12th की पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल जो है ना, ये भी चीज़ें हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इनको बड़ी मतलब एक किस्म की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, जैसे आपको बता दिया है इसके बारे में। और आप उसके लिए भी आपने, जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा, हाँ इवन जो है अगर आप करते हैं तो अगर आप BA प्रोफेशनल कर रहे हैं या खाली BA पास कर रहे हैं, कौन से डोमेन हैं जो आपने CUT में करके रखें, तो वो भी, इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। फिर भी बच्चे कई बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर CUT का क्या होगा। भाई बताया आपको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे मतलब ये यूनिवर्सिटी है नोटिफाई की हुई हैं उन्होंने अपना CUT बेस्ड रखा है। तो हमारे PM++ का अपना प्रोसेस है, वो तो रहेगा। फिर बच्चे पूछते हैं क्या PM++ वालों के लिए भी है। PM++ वालों का जो हमारा सुपरन्यूमरी सीट्स हैं वो तो रहेंगी, वो अपनी जगह हैं। और हमारे हिसाब से जो CBA जो मतलब PM++ का जो प्रोसेस है वही लगेगा। लेकिन अगर उसकी एक एलिजिबिलिटी में ये भी है कि उसने CUT को क्वालिफाई किया हो, अपीयर होके जो उसके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लिए हों, या जो भी उन्होंने कंडीशन रखी हो वो तो पूरी करनी है। और ये भी बच्चे चॉइस फिलिंग बात याद रखें कि अगर वो साउथ का काले भर रहा है तो कल को अगर वहाँ जाएगा तो इडली खाने पड़ेगी, डोसा खाना पड़ेगा, गर्मी भी हो सकती है, माहौल मतलब ऐसा हर चीज़ का एनवायरनमेंट अपना होता है। जैसे कोई हमारे जम्मू कश्मीर में होगा, यहाँ मौसम अलग होगा, है ना। दूध कई बार जहाँ पर, जबकि यहाँ पे अगर बुखारियाँ लगाई होती है तो कई बार बॉम्बे में बच्चों ने पंखे लगाए होते हैं। तो बड़ा मतलब बड़ा अजीब सा बच्चों को ऐसा रहता है। लेकिन यही लाइफ है, यही इंडिया का गुलदस्ता है जो आपको नए नए एक्सपीरियंस देता है। और नए नए एक्सपीरियंस भगवान करे, ऊपर वाला करे, आप अच्छी सी अच्छी पोस्ट में जाएं। कल आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो कहीं भी आपकी हो सकता है ना। तो इसलिए सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, उसके बाद जाके कि मेरा कॉलेज चेंज कर दो, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, यहाँ खाने का ऐसा है, ये बड़ा दूर है, ऐसे है, तो वो बच्चे फिर बाद में एंटरटेन नहीं होता। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के ही करना। तो जैसे आपका हो जाता है, आपका जॉइनिंग को जो प्रोसेस है हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे ने ना फ्रीज़ किया, ना कुछ मतलब ना फ्रीज़ किया, ना उसने फ्लोट किया, वैसे ही छोड़ के रख दिया जहाँ वो, तो वो सारी सीट्स जो हैं फिर कैंसिल हो जाती हैं। और कैंसिलेशन सीट 15 जुलाई तक हो जाएगी, उसका प्रोसेस जो है वो भी हो जाएगा। फिर जॉइनिंग जो है, बच्चा जो है 12 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक उसको ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है। ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, इनमें प्लस माइनस होता रहेगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम अपने माध्यम से कोशिश करेंगे, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपसे शेयर करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब मैं आपको एक और वीडियो डाल दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ताकि आपको पूरा इसमें कंप्लीट हो जाए। आप खुद रजिस्ट्रेशन करें, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, कहीं से बैठ के कर सकते हैं। अपने भाई का, ब्रदर सिस्टर्स, फादर मदर, सारे फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके क्लोज़ हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं।
अगर कोई आप अपने जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ फैसिलिटेशन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। अपने टीचर आप वहीं तो पढ़े होते हो तो वहाँ जाके उनकी हेल्प ले सकते हो, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में गाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसलिए बच्चे ये उन चीज़ों पे निर्भर रहना जो रिलायबल हों। तो आगे पीछे से कभी लोगों के इन्फ्लुएंस, कहीं तो बच्चे बड़ा अजीब सा हो जाता है जब बच्चा कहता है कि ये कॉलेज मैंने भरा ही नहीं है तो ये मुझे मिल गया। बच्चे ऐसा होता नहीं है, जब तक आपका जो आपकी आईडी है, आपका पासवर्ड है, जब तक उसमें क्लिक नहीं हुआ होगा तो कैसे मिलेगा। लेकिन वो क्या होता है कि बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर करवा देते हैं, तो जहाँ कोई ऐसे होते हैं कि वो फिर बच्चों का अपनी मर्जी से 20-25 कॉलेज भर जाते हैं। तो वो ध्यान रखो, आपके कैरियर का सवाल है, मेरी बात याद रखना। बहुत सारे बच्चों के ऐसा हुआ है, आपके कैरियर का सवाल है, इसलिए टाइम निकालना, एक एक कॉलेज देख लेना, पहले जल्दी करने की कोई बात नहीं है। उनका नो योर कॉलेज में जाके उसकी एलिजिबिलिटी देख लेना, हर कॉलेज की वेबसाइट है उसको चेक कर लेना कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी के कारण भी रह जाते हैं। तो मैं ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि 12th में अच्छे नंबर होने के बावजूद, डोमिसाइल होने के बावजूद, इनकम वगैरह सब बराबर होने के बावजूद, छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों का साल रह जाता है और स्कॉलरशिप से बाहर हो जाते हैं। तो अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत करें, चॉइस फिलिंग खुद एक एक करके करें। मुझे पता है बात तो करना आसान है, लेकिन बहुत दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम भी रहती है, कोई समझाने वाला भी नहीं होता है ना, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी रहती है। मुझे उन सारी चीज़ों का एहसास है, तो तभी मैं वो दर्द बच्चों को बार बार समझाता रहता हूँ कि आप सुन तो सबकी लो, लेकिन खुद प्रैक्टिस करो, खुद देखो कि मैं कौन सा कॉलेज में जा रहा हूँ। पुराने बच्चे हैं उनसे पता कर लो। तो हम तो ये कहते हैं कि आप अच्छी तरह से जानकारी, अगर आपका कोई सपोज करो बेंगलोर में आपका लग रहा है मूड बनने का, तो कोई आपके गांव का जहाँ कोई रिश्तेदारी में वहाँ जॉब करता है उसको थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो, पता कर ले। बच्चे बहुत कुछ करते हैं, बैठ के पूरी पूरी रात कॉलेज का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा कॉलेज क्या है, कैसे है, वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो बच्चे पता करते हैं। तो अच्छे लगता है, फिर वह बाद में अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो बाहर जाके जब उनको देखते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं अपनी जगह। लेकिन अगर कोई लाइटली लेता है ये सारा प्रोसेस और बाद में फिर पूरा रोता रहता है कि मैं कहाँ आ गया, क्या है, तो घर वालों के लिए भी परेशानी, अपने लिए भी परेशानी। और याद रखना बच्चे, 1 साल कैरियर का बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बाकी के लिए तो एडमिशन मिलती है, लेकिन जो बच्चे BDS और MBBS करना चाहते हैं, BAMS करना चाहते हैं, याद रखना उन सब को रजिस्ट्रेशन तो करानी है। जिन्होंने JEE मेंस और JEE एडवांस पे अपने लेवल पे एडमिशन लेनी है, NIT और IIT में, जो भी बच्चों ने इन बेस पर खुद एडमिशन लेनी है ऑन देयर ओन, उनको मैं अच्छी तरह बताना चाहूँगा, ध्यान से सुन लेना कि वो एडमिशन अपने लेवल पे लेते हैं, लेकिन उनको भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करके रखना है और मेंशन करके रखना है कि मैं नीट का है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, वो बता के रखना है, ये याद रखना, उसमें रेफरेंस दिया होना चाहिए। और अपने लेवल पे वो एडमिशन लेंगे, जो भी अगर कोई बच्चा मेडिकल की अपने लेवल पे एडमिशन लेता है, लेकिन एक डेंटल कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे एडमिट नहीं हो सकते, याद रखना। अगर कोई आदमी आपको 7, 8, 10 ऐसे लेके जा रहा है, बाद में स्कॉलरशिप में दिक्कत होगी। तो 5 स्टूडेंट्स एक डेंटल कॉलेज में एडमिट हो सकते हैं और वो आपने अपने लेवल पे एडमिशन लेनी है और लेके AICTE को बताना है। और अगर आप जो 100 सीट्स हैं उनका 12th के हिसाब से मार्क्स देखते हैं, और अगर उसमें आ जाते हैं आप 12th के मार्क्स के हिसाब से, तब जाकर उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर 12th के नंबर में टाई हो जाए तभी 10th की मार्क लिस्ट भी लेते हैं, फिर 10th के नंबर जो हैं उनको देखा जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगता है कि बड़ी मतलब कोशिश करता हूँ मैं, मेरा लेक्चर तो लंबा इसलिए हो जाता है कि मैं बार बार, कोई कमर्शियल तो है नहीं ये, ऐसा मैं अपने बच्चों के लिए मैंने अपनी लाइफ दी है और कोशिश करता हूँ जितना हो सके उनको क्लियर करूँ। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज आप पढ़िए, सारा कुछ देखिए, सारे प्रोसेस को फॉलो करिए, फिर उसके बाद आराम से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पहले रफ लिख के लीजिए। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो डाल के बता दूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप ज़रूर लिखें, उनको मैं नोट कर लेता हूं। और हाँ, ये कोई मत सोचना इतने दिन हो गए लिखे हुए जवाब नहीं आ रहा, तो जो भी उसका टाइम होता है उसके बीच बीच में मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और करूंगा।
जो मेरे से हो सके। बस दुआ करना कि मेरी हेल्थ ठीक रहे और आप सारे भी सलामत रहें। आपके घर वालों को सबको नया सेशन जो शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक, और ऊपर वाला करे आपको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा कोर्स मिले, अपनी मर्जी का मिले। मैं तो दुआ कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।